हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर आज का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है वो एयर के परत से घिरा हुआ है, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। तो इसमें क्या बताया गया है कि ना, ये ना जो हमारे जितने भी प्राणी हैं जो इस जगत पे रहते हैं, धरती जगत पे रहते हैं, उन सब ना ये एयर पे सरवाइव करते हैं, क्योंकि ये हम सबको देता है एयर जो ब्रीथ करते हैं, और अल्ट्रावायलेट जो सन का रेज होता है ना, उससे बचाता है। ये जो इस ब्लैंकेट जो है, ये ब्लैंकेट जो प्रोटेक्शन का है, इसके बगैर ना हम सब जी नहीं सकते, क्योंकि जो सन का जो ये होता है, हीट होता है, वो डे के टाइम में, और फिर डे के टाइम में सन का हीट हम सबको जला देगा और रात को हम सब फ्रोज हो जाएंगे। तो इसीलिए ना ये जो मास एयर का जो है, मास जो एयर है, इसका टेम्परेचर ना ये क्या करता है, संतुलित बना के रखता है अर्थ पे लाइफ के लिए। ठीक है, यह बताया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ से निकलता है, एटमॉस्फेयर से निकलता है, वो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस को न टैप करता है अर्थ में रेडिएट जो होता है, इसी को ग्रीन हाउस कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। और इसके बिना ना अर्थ ना बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज करने के लिए फैक्ट्री स्मोक्स और ईयर फर्म्स द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो इस वजह से ना हीट जो अर्थ का होता है ना, वो बढ़ जाता है फैक्ट्री की वजह से और कार का फ्यूल्स की वजह से। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। दिस राइजिंग टेम्परेचर कॉज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और इस जो ये जो तापमान बढ़ता जा रहा है, इसी सब मतलब जो प्रदूषण की वजह से जो तापमान बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्नो मेल्ट होता जा रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट सी लेवल्स ऐसा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल में ना फ्लड आ रहा है, और फिर बहुत ज्यादा एरिया सबमर्ज हो रहा है, और यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज भी हो रहा है क्लाइमेट में, सम प्लांट्स और एनिमल्स लॉन्ग रन। और फिर ना बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स का ना एक्सटेंशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब देखो बताया जा रहा है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। आपको पता है क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ना, वो एटमॉस्फेयर में ना बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हीलियम होता है, आर्गन, हाइड्रोजन, और वो सब लीशर अमाउंट पे पाया जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पॉइंट कम है, 0.03 है, आर्गन है, फिर अदर गैस कितना है, सब ये सब 0 पे है। पर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया कि बहुत ज्यादा कम पार्ट में पाया जाता है, और फिर बहुत ज्यादा टीनी डस्ट पार्टिकल भी है, गैसेस भी है, जो एयर में प्रेजेंट भी होते हैं। ठीक है, इस पाई चार्ट में बताया गया है परसेंटेज जो किस में कितना है, एयर में किसका कितना है। ठीक है, नाइट्रोजन ना सबसे ज्यादा प्लेंटीफुल गैस है एयर में, और फिर जिसको हम सब इनहेल करते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अपना लंग्स और फिर लंग्स में एंड एग्जॉल्व भी करते हैं इसको। ठीक है, बट प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। पर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो ना और डायरेक्टली वो नाइट्रोजन नहीं लेते हैं एयर से। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है, जो सोयल में रहता है, रूट में रहता है प्लांट्स का, वो नाइट्रोजन टेक करते हैं, और उससे ही प्लांट उससे नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, उससे प्लांट लेके नाइट्रोजन अपना यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सेकंड जो है, जो प्लेंटीफुल गैस है एयर में। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, ह्यूमन और एनिमल द्वारा लिया जाता है अपने ब्रीथ के लिए। ठीक है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय में, और फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है, और फिर ये कंस्टेंट रहता है, और अगर हम सब ट्री कट करेंगे तो इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि ग्रीन प्लांट हम सबको ऑक्सीजन जो देता है, अगर हम सब ट्री कट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
When air is heated, it expands, becomes lighter and goes up. जब एयर ना हीट किया जाता है तो ये ना लाइट हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है। कोल्ड एयर डेंसर होता है, वो नीचे चला आता है, और हॉट एयर ना मतलब लाइट हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये चीज को याद रखना होगा। दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। और इसकी वजह से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बाद इम्पोर्टेंट गैस है जो ग्रीन प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वो मेक किया जाता है। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमन और एनिमल ना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा, एनिमल प्लांट के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coals and oils. They add billion of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. पर ना जो ये बैलेंस है ना, ये बिगड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्यूल और फिर कोल के जलने की वजह से, क्योंकि इससे ना बिलियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना एटमॉस्फेयर में फैलता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम ना बढ़ता जा रहा है, जो ये अर्थ के वेदर और क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है। अब इसके बाद बताया जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर किससे किससे बना हुआ है। देखो एटमॉस्फेयर का ना, एटमॉस्फेयर डिवाइड किया गया है लेयर में, अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाला लेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोपॉज है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर मेसोपॉज है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। ठीक है, एक्सोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ये ना सब अर्थ के जो निचली सतह से है, इसका एवरेज हाइट होता है 13 किलोमीटर, और ये ना हम सब ये इससे वही एयर है जो हम सब ब्रीथ करते हैं, और फिर वेदर फेनोमेना के लिए इसका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हेल और फिर फॉग के लिए। अब स्ट्रेटोस्फेयर का क्या काम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर ना 50 किलोमीटर हाइट के ऊपर का है। ठीक है, और इसको ना फ्री क्लाउड्स यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं इस फेनोमेना से। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन भी फ्लाई इसी जो स्ट्रेटोस्फेयर में ही एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। ठीक है, और ये ना ओजोन गैस के लेयर को कंटेन करता है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट, और ये ना हम सबको अर्थ सन का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उससे प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, इसके बाद होता है मेसोस्फेयर होता है, ये ना थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का होता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है और इसका 80 किलोमीटर होता है, और यहाँ पे मेटेरॉइड्स ना बर्न होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इंटर करते हैं मेटेरॉइड्स बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर क्या होता है, थर्मोस्फेयर ना राइजेज रैपिडली इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द लेयर, इट स्टैंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, और ना इसका पार्ट होता है थर्मोस्फेयर का आइनोस्फेयर, और ये कहाँ से 80 to 400 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और इसमें ना रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जिसको जो अर्थ पे रिफ्लेक्ट होता है रेडियो ट्रांसमिशन होके। ठीक है, एक्सोस्फेयर क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का। ठीक है, ये ना बहुत वेरी थिन एयर होता है, यहाँ पे लाइट गैसेज होते हैं जैसे कि हीलियम होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे फ्लोट करते हैं। अब देखो बताया जा रहा है वेदर और क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, आपको देखो ये चीज इम्पोर्टेंट चीज है। देखो ये इसमें बताया जा रहा है कि अर्थ ना रिसीव करता है ओनली वन, कितने में, अर्थ सन का 2 अरब जो है अर्थ का, सन का जो पार्ट है एनर्जी का, उसमें से एक ही पार्ट है अर्थ को मिलता है, तब इतना गर्मी होता है। सोचो, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद बताया जा रहा है वेदर और क्लाइमेट के बारे में। देखो कभी कभी क्लास जाते हो तो कभी कभी ब्राइट और सनी होता है, और कभी कभी ना होता है कि ना वन डे होता है कि जब मैच होता है या इमेजिन किया जाता है तो बताया जाता है कि कभी बारिश हो जाता है। तो ये ना वेदर को लेके होता है। ठीक है, वेदर क्या होता है, आवर टू आवर चेंज होता है जो कंडीशन। ठीक है, और जो डे टू डे एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग होता है डे टू डे, उसको वेदर कहते हैं। और फिर जो मतलब कि एक रहता है, परमानेंट रहता है, जो एब्जॉर्ब करता है धरती को, वो होता है एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता, वेदर चेंज होता है डे टू डे। ठीक है, A pleasant breezy weather may make a cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. तो यही बताया जा रहा है कि वेदर ना डे टू डे चेंज होता है, और क्लाइमेट ना इस
स्थगित रहता है वो बहुत रेयरली चेंज होता है, ठीक है, बहुत टाइम बाद चेंज होता है। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके बाद टेम्परेचर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर थर्मोमीटर किस चीज को मेजर करता है? टेम्परेचर को। बैरोमीटर मेजर करता है एयर प्रेशर को। रेन गॉज करता है रेन के अमाउंट को। और विंड वैन करता है विंड को, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। थर्मोमीटर टेम्परेचर, बैरोमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर, रेन गॉज रेनफॉल को, विंड वेन करता है विंड को। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है टेम्परेचर के बारे में। जो हमारा जो हर दिन जो हम सब टेम्परेचर फील करते हैं ना एवरीडे एटमॉस्फेयर में, उस जो हॉटनेस या कोल्डनेस उसको कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ना अर्थ में होता है ये नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर। ये ना दिन और रात का ही सिर्फ ये टेम्परेचर नहीं बताता है, ऐसा सीजन टू सीजन भी बताता है। जैसे कि समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और विंटर में ठंडी होती है, ठीक है। जो इन्फ्लुएंस करता है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का, इसको आइसोलेशन कहते हैं, ठीक है। इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन ना इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ये ना इंसोलेशन क्या होता है? जो सोलर एनर्जी आता है ना जो अर्थ में फैलता है उसको इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। इंसोलेशन जो अर्थ पे आता है इक्वेटर पे ना वो डिक्रीज होता जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ, ठीक है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। इसीलिए ना टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर अर्थ पे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा और पोल पे सबसे कम होगा, ठीक है। इट वुड बिकम्स टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। और कुछ कुछ क्रॉप्स को ना ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। सिटी में ना सिटी का टेम्परेचर मच हायर होता है विलेज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्डिंग का जो मेटल होता है या फिर एस्फाल्ट होता है ना रोड का, वो बहुत ज्यादा हीट को ना अब्सॉर्ब करता है ड्यूरिंग डे में, ठीक है। तो इसकी वजह से ना हीट रिलीज नहीं होता और दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो हीट होता है ना ये रिलीज नाइट में ही होता है, ठीक है। और यहाँ जो क्राउडेड होता है ना बिल्डिंग होता है ना, इसकी वजह से भी गर्मी ज्यादा होती है सिटी में विलेज के मुताबिक। मतलब कि कंपैरिजन में अगर विलेज का कंपैरिजन किया जाए सिटी से, तो सिटी में ज्यादा गर्मी होगी और फिर विलेज में कम होगी, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्यूलस। जो देखो टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है? सेल्यूलस से मापा जाता है, ठीक है। इसको कौन इन्वेंट किए हैं? एंड्रस सेल्यूलस। और ऑन द स्केल ऑफ सेल्यूलस वाटर कब कितनी डिग्री पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री पे, और फिर बॉयल होता है 100 डिग्री पे। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। और मून पे ना एयर नहीं है, नहीं एयर प्रेशर है। एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाते हैं तो वो ना सूट लेते हैं जिसमें एयर फिल होता है मून में जाने के लिए, और इसी की वजह से उनको एयर उनके शरीर में बना रहता है, नहीं तो उसके पास एयर ना होगा, ठीक है। तो एयर के लिए एयर शूट लेके जाते हैं, ठीक है। एयर प्रेशर क्या होता है? ग्रेट फोर्स ऑफ आवर बॉडीज, हाउएवर वी डू नॉट इवन फील इट। देखो एयर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोर्स अपने बॉडी के लिए, बट हम सब फील भी नहीं कर पाते उसको कभी कभी। एयर जो प्रेजेंस होता है ना हर डायरेक्शन में हमारे बॉडी को एक काउंटर प्रेशर करता है, ठीक है। एयर ना इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। देखो क्या बताया जा रहा है कि एयर ना धरती के सबसे नीचे सतह में बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम सब ऊपर जाएंगे ना तो एयर कम होता जाएगा, तो हम सबको एयर सिलेंडर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। मतलब कि एक सेम प्रेशर से दूसरे प्रेशर पे जाने पे, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाने पे ये घट जाता है, ठीक है। और जब हाई रहता है तो एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? लो प्रेशर एरिया बन जाता है। प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडली स्काइज एंड वेट वेदर। और प्रेशर किससे एसोसिएटेड होता है? जब क्लाउडी स्काइज होगा और वेट वेदर होगा तभी प्रेशर बनेगा, ठीक है। जब एरिया लोअर टेम्परेचर जहाँ पे रहता है एयर ना वहाँ का कोल्ड रहता है, और वहाँ पे ना देयरफॉर हेवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। और हेवी एयर क्या करता है? सिंक हो जाता है, और उसके बाद क्या बना देता है? हाई प्रेशर एरिया बना देता है। हाई प्रेशर किससे रिलेटेड है? क्लियर और सनी स्काई से। देखो लो प्रेशर किससे रिलेटेड है? क्लाउडी स्काई से और वेट वेदर से। और हाई प्रेशर रिलेटेड है क्लियर और सनी स्काई से, ठीक है।
तो इसीलिए ना एयर ना हर वक्त हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता रहता है। जैसे कि एयर गर्म होता है तो वो नीचे एयर ना ऊपर हो जाता है, जैसे गर्म हुआ एयर वो नीचे चला आया और ठंडा एयर नीचे, ठंडा एयर नीचे चला जाता है। तो इसकी वजह से एयर का हर वक्त सर्कुलेशन चेंज होता रहता है। Wind is named after the direction from which it blows. Example, the wind blowing from the west is called westerly. Wind क्या होता है, जिधर से वो ना बहता है ना उसको उसी के तरीके से उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे कि वेस्ट से जो विंड बहा तो उसको वेस्टर्ली कहा गया। ठीक है, अब विंड के बारे में बताया जा रहा है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब जाता है ना एयर अपना जगह बदल के, तो उसको बोलता है विंड। ठीक है, विंड ब्लो करता है ड्राई लिप्स डाउन द पेवमेंट एंड अप्रूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, और अप्रूट करता है ट्री को ड्यूरिंग स्टॉर्म के समय में। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ना विंड ब्लो करता है तो स्मोक और डस्ट भी देखा जाता है उसके साथ। ठीक है, अगर ना कभी कभी जब तेज हवा बहने लगती है ना तो उसके खिलाफ चलना, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। और कभी कभी तो हम सब ये सब चीज ये देखे भी हैं, अम्ब्रेला को कैच करना, जब बारिश होता है तो अगर हवा चलता है तो अम्ब्रेला ना अपोजिट साइड से अम्ब्रेला होल्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि आपको सोचना है कुछ चीजों के बारे में जब इस विंड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, और विंड को 3 पार्ट में बांटा गया है। परमानेंट विंड होता है, सीजनल विंड होता है और लोकल विंड होता है। परमानेंट विंड क्या क्या होते हैं, ये होते हैं वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये हुए परमानेंट विंड, ट्रेड विंड भी। ठीक है, और ये ना ब्लो करते हैं कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये ना एक ही डायरेक्शन में ब्लो करते रहते हैं। ठीक है, फिर सीजनल विंड क्या होता है, ये विंड ना चेंज होते हैं डिफरेंट सीजन के हिसाब से, जैसे मॉनसून में चेंज हुए, समर में, विंटर में, ऐसे करके। ठीक है, लोकल विंड क्या होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में ना और फिर पर्टिकुलर एरिया में, स्मॉल एरिया में होते हैं। जैसे कि ना लैंड ब्रिज, सी ब्रिज होता है, या नॉर्दर्न पार्ट में जो हमारे इंडिया का, उसको लू, जब हवा चलता है, ड्राई विंड जो चलता है उसको लू कहा जाता है। ठीक है, देखो ये विंड का डायग्राम है। ठीक है, ये इक्वेटर का है, इसको प्रेशर डोलड्रम भी कहा जाता है। देखो नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड विंड है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज है जो उल्टा डायरेक्शन में चलेगा। देखो यहाँ पे ना एक दूसरे से उल्टा डायरेक्शन में चलता है। फिर पोलर ईस्टर्ली है जो इस डायरेक्शन में चलेगा, और इसके सेम अपोजिट यहाँ चलता है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। देखो यहाँ पे है ये पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। मेजर प्रेशर बेल्ट होता है एंड विंड स्ट्रीम। ठीक है, इसमें इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, इसको सब पोलर लो प्रेशर कहा जाता है, इसको हाई प्रेशर कहा जाता है, इसको भी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, सब पोलर लो प्रेशर और हाई प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, साइक्लोन के बारे में बताया जा रहा है। साइक्लोन क्या होता है, नेचर फ्यूरी होता है। ओडिशा में ना, ओडिशा के ईस्टर्न कोस्ट में ना साइक्लोन आता रहता है, प्रोन होता है, जो बे ऑफ बंगाल में होता है। ठीक है, 17 और 18 अक्टूबर 1999 में ना साइक्लोन हिट किया था 5 डिस्ट्रिक्ट को इस स्टेट के। ठीक है, अनदर सुपर साइक्लोन ऑकर्ड ऑन 29 अक्टूबर 1999, और दूसरा सुपर साइक्लोन कब ऑकर हुआ था, 29 अक्टूबर 1999 को, जो लार्ज डिवास्ट लाया था यहाँ पे इस स्टेट में। ठीक है, द डैमेज कॉज वेयर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर, विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज। और ये डैमेज किस 3 मेन फैक्टर की वजह से हुआ था, विंड वेलोसिटी की वजह से, रेन की वजह से और टाइडल सर्ज की वजह से। विंड ना ब्लो करता है 260 किलोमीटर पर आवर ब्लो करा था 36 आवर्स में। ठीक है, दिस हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउस। और ये जो विंड था, इतना तेज विंड था, इससे क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ट्री अपरूट हो गए थे, ट्री को उखाड़ फेंका था और फिर बहुत ज्यादा कच्चा हाउस भी तोड़ दिया था। ठीक है, कितने का तो रूफ जो था, सेवरल रूफ और इंडस्ट्री का सील था वो भी बह गया था, और कितने का घर भी। ठीक है, पावर सप्लाईज एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप कम्प्लीटली, और पावर सप्लाई और टेलीकॉम लाइन को पूरी तरीके से काट दिया गया था। हेवी रेन हुआ था जिसकी वजह से साइक्लोन 3 डेज तक रहा था कंटिन्यूसली।
और ये रेन ना क्या कर दिया था, मेजर फ्लड ला दिया था यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा में। द साइक्लोनिक विंड कॉज्ड टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर। और ये जो साइक्लोनिक विंड था वो 20 किलोमीटर तक टाइडल वेव्स ले आया था, लहर ले आया था समुद्र का, ठीक है। इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरिया। और इसकी वजह से क्या होता है, कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था। 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव उठा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मैसिव डैमेज हुआ था, और इसकी वजह से पैडी क्रॉप्स भी बहुत ज्यादा बर्बाद हुए थे, ठीक है। ये साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था डिप्रेशन की वजह से गल्फ ऑफ, जस्ट ये साइक्लोन डिप्रेशन की वजह से, ये साइक्लोन ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, गल्फ ऑफ थाईलैंड में हुआ था, और ईस्ट पोर्ट ऑफ ब्लेयर में 25 अक्टूबर 1909 को ये ग्रेजुअली मूव्ड हो गया था ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। और ये ना इंटेंसिफाइड किया था सुपर साइक्लोन को, और ये हीट किया था किस एरिया को, अरसामा और बलिकुंदा इन ओडिशा ऑन 29 अक्टूबर एट 10 AM। कहाँ, अरसामा और बलिकुंदा ओडिशा में 29 अक्टूबर को 10:30 बजे ये हिट किया था, ठीक है। ये सुपर साइक्लोन ने स्वीप किया था ओडिशा के जो इंटायर कोस्ट था ना, उस जैसे सिटी ऑफ भुवनेश्वर और कटक को 28 कोस्टल टाउन्स को डुबा दिया था, ठीक है। और 13 मिलियन पीपुल ना अफेक्ट हुए थे इस चीज से। लाइफ स्टॉक बहुत ज्यादा मरा था, और फिर स्टैंडिंग क्रॉप्स जो था, बहुत ज्यादा क्रॉप्स भी थे वो भी खराब हो गए थे, वेजिटेबल फ्रूट सब बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे। और फिर इसके सैलिनेशन की वजह से ना टाइडल सर्ज आया था। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। और जो ये सैलिनेशन वाला मतलब नमक वाला जो पानी आया था, इसकी वजह से क्या हुआ था, फर्टाइल एंड इनफर्टाइल हो गया था। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सेल्स टीक्स एंड बम्बू प्लांटेशन वॉज डिसअपियर्ड। और साल, टीक और बम्बू का जो ट्रांसप्लांटेशन था यहाँ पे वो भी खत्म हो गया था। मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन प्रदीप एंड कोनकन वैनिस्ड। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट था प्रदीप और कोणार्क में था वो भी वैनिश हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद मॉइस्चर के बारे में बताया जा रहा है। वाटर इवापोरेट होता है ना जब लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडी से, तो इसको क्या बोला जाता है, तो वाटर वेपर बोला जाता है। ये इसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर जो एयर में होता है वो ह्यूमिडिटी की तरह ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये जो वाटर वेपर होता है जो ह्यूमिड डे में ऐसा होता है, ठीक है। Thus the air gets warmer, its capacity hold water vapor increase and so it becomes more and more humid. जब एयर ना वार्मर हो जाता है तो इसका कैपेसिटी, वाटर वेपर का कैपेसिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो ना ज्यादा ह्यूमिड मौसम को मतलब ह्यूमिड लेते रहता है, ठीक है। और ना ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर डेज डज नॉट इवेपोरेट इजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। और ह्यूमिड डे में क्या होता है, क्लॉथ ना जल्दी सूखता भी नहीं, और ना जो पसीना होता है हमारे शरीर से निकलता है वो भी नहीं सूखता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वाटर वेपर ना राइज होता है, और वो ना राइज जैसे होता है तो स्टार्ट कूलिंग होने लगता है, और ये वाटर वेपर ऊपर में जाके कंडेंस हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से। और इसकी वजह से ना ये सच जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये क्लाउड्स को बनाते हैं, और ये क्लाउड्स हेवी रेन टू हेवी टू फ्लोट इन एयर व्हेन दे कम डाउन एज प्रिसिपिशन। और इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि वो ना नीचे नहीं आ पाता, ठीक है। Jet planes flying in the sky leaves a white trail behind them. The moisture from their engines condense. We see trail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. तो कभी कभी ना हम सब देखते हैं कि जेट जो ऊपर में फ्लाई करता है उसकी वजह से जो व्हाइट उसका जो निकलता है ना ट्रेल, वो उसमें आसमान में बना रहता है, क्योंकि ये ना मॉइस्चर की वजह से होता है, ठीक है। और कभी कभी तो बिना डिस्टर्बेंस के बहुत समय तक वो दिखता ही है। प्रिसिपिशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और जो ये प्रिसिपिशन जो अर्थ में लिक्विड के फॉर्म में गिरता है उसको रेन कहा जाता है, और ये ग्राउंड पे जाता है और रेन वाटर कहलाता है। प्लांट इसकी वजह से प्रिजर्व करते हैं वाटर, और फिर ना व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। और जब ना हिल एरिया में ट्री को कट कर दिया जाता है तो उसके ट्री तो उसको पानी को रोकता है ना, तो पानी रोकने के लिए कोई कुछ रहता है नहीं, तो पानी ना माउंटेन से गिर के बहुत ज्यादा भयानक फ्लड ले आता है, ठीक है, बाढ़ ले आता है।
इसी में बेसिस ऑफ दिस मैकेनिज्म के वजह से टाइप ऑफ रेनफॉल कितना है, 3 टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में बताया जाता है। इसकी वजह से बेसिक मैकेनिज्म की वजह से कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है और साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल ये है, रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल ये है, और ये है कन्वेंशनल रेनफॉल। देखो इसमें क्या होता है, कोल्ड एयर हुआ, वार्म एयर ऊपर गया तो ये होता है। ठीक है, और ये ना इधर लो प्रेशर होगा, इधर हाई प्रेशर हुआ। ठीक है, इसके वजह से रेन हुआ। ठीक, और ये यहाँ पे ऊपर में उठ के वार्म एयर उठा तो इस वजह से कन्वेंशनल रेनफॉल हुआ। टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। ठीक है, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल के लिए, और फ्रेश वाटर भी अर्थ सरफेस को देने के लिए। रेनफॉल, इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कैरसिटी एंड ड्रॉट ऑकर्स। अगर रेनफॉल कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, वाटर स्कैरसिटी हो जाएगा, जिसका कमी हम सबको है ही, और ज्यादा कमी हो जाएगा, और ड्रॉट हो जाएगा, जिससे सूखा हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर, फ्लड टेक प्लेस। और अगर ज्यादा हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिशन आर स्नो, स्लिट एंड हेल। अदर फॉर्म ऑफ प्रिसिपिशन क्या है, स्नो भी है, स्लिट है और हेल है, रेनफॉल के अलावा। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर के सारे चीज को आप सबको सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर को भी, टिक द करेक्ट आंसर को भी, मैचिंग को भी, गिव रीजन को भी। ठीक है, सबको सॉल्व करना है। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।